गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने हास्य बाल कवि सम्मेलनम नामक चतुर्थ पाठः के कुछ भाग को पढ़ा और समझा, जिसमें गजाधर और कालांतक ने आकर अपनी अपनी कविता सुनाई थी। आइए अब हम पाठ के आगे के भाग को देखते हैं। तुंदिला तुंदिल तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन, तुंदस्य तोंद के ऊपर हस्तम हाथ को आवर्तयन फेरता हुआ, तोंद के ऊपर हाथ को फेरता हुआ। तुंदिलो हम भो, मैं तुंदिल हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च, ममापि मेरे भी इदम इस काव्यम कविता को श्रूयताम सुने, जीवने जीवन में धार्यताम धारण करें, च और ममापि इदम काव्यम श्रूयताम मेरी इस कविता को सुने और जीवन में धारण करें। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। परान्नम दूसरे के अन्न को प्राप्त करके, दुर्बुद्धे हे दुर्बुद्धि, मां मत शरीरे शरीर पर दयाम कुरु दया करो। क्या कह रहा है कि हे दुर्बुद्धि, दूसरों के अन्न को प्राप्त करके इस शरीर पर दया मत करो। परान्नम दुर्लभम लोके, परान्नम दुर्लभम लोके, दूसरों का अन्न दुर्लभम दुर्लभ है, लोके संसार में, शरीराणि पुनः पुनः, शरीराणि शरीर पुनः पुनः बार बार मिलता है। आइए देखिए क्या कह रहा है कि वो कह रहा है परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, हे दुर्बुद्धि, दूसरों के अन्न को प्राप्त करके इस शरीर पर दया मत करो। कहने का तात्पर्य वो कह रहा है कि दूसरों का अन्न प्राप्त करके, अर्थात कि अपने हिस्से का तो खाओ ही खाओ, दूसरों के हिस्से का भी खा जाओ, और कहीं से निमंत्रण वगैरह भी मिले तो वहां पे भी जाओ, छक कर खाओ, इस शरीर पर दया मत करो। कहने का तात्पर्य कि इस बारे में ना सोचो, पेट खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, यह सब सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस खाते जाओ और खाते जाओ, क्योंकि परान्नम दुर्लभम लोके, इस संसार में दूसरों का अन्न प्राप्त करना मुश्किल है, कि मतलब दूसरों के हिस्से का प्राप्त करना, निमंत्रण भी यदा कदा मिला करता है। तो ऐसे समय में जब चीजें प्राप्त करनी मुश्किल हैं तो उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। दूसरों का अन्न प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर का क्या है, शरीर तो बार बार मिलता रहता है। यहाँ पे जन्म और मृत्यु से संबंधित बात की गई है कि शरीर के बारे में क्या कहा गया है कि आत्मा मृत्यु होने के बाद दूसरे शरीर के रूप में जन्म लेती है, फिर एक समय बाद उसकी मृत्यु होती। तो यही कहा है कि शरीर तो बार बार मिलता रहेगा जन्म मृत्यु के माध्यम से, लेकिन दूसरों का अन्न इस संसार में प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सर्वे पुनः सभी फिर से, अट्टहासम अर्थात जोरों से हंसना, कुर्वन्ति करते यानी सभी फिर से जोरों से हंसते हैं। चार्वाकाः, चार्वाक, आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीरस्य शरीर का पोषणम पोषण सर्वथा सब प्रकार से उचितमेव उचित ही है, शरीर का पोषण सब प्रकार से उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा तब ऋणम कृत्वापि, ऋण लेकर भी, पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, पौष्टिक पदार्थ का भोग करना चाहिए। उसने क्या कहा कि यदि धन नहीं है तो भी ऋण लेके हमें पौष्टिक पदार्थ का भोग करना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, तथा कथयति चार्वाक कवि, तथा चार्वाक कवि कहता है। आइए देखें चार्वाक ने अपनी क्या कविता सुनाई। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, यावत जीवेत जब तक जियो, सुखम सुख से, जीवेत जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत ऋण लेकर के घी पियो। उसने क्या कविता सुनाई कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, कि अर्थात जब तक जियो सुख से जियो, चाहे ऋण लेकर के घी पियो। कहने का अर्थ है कि अपने जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी करो, उसके लिए चाहे आपको उधार लेकर ही वो चीजें क्यों ना करनी पड़े।
श्रोतारः श्रोतागण, तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणं कथम, तर्हि तो ऋणस्य ऋण को प्रत्यर्पणम कथम, प्रत्यर्पणम लौटाएं, कथम कैसे, तो उस ऋण को कैसे लौटाएं। चार्वाकः श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, श्रूयताम सुनिए, मम मेरे अवशिष्टम काव्यम बचे हुए काव्य को, मेरे बचे हुए काव्य को, कविता को सुनिए। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जना, घृतम पीत्वा घी पी करके, श्रमम कृत्वा मेहनत करके, ऋण को प्रत्यर्पयेत जना लौटाएं, जना लोगों को। उसने क्या कहा, घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जना, घी पी करके मेहनत करके लोगों का ऋण लौटाएं। जब उसने अपनी कविता सुनाई, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, तो उसकी बातें सुनकर के श्रोताओं ने कहा कि ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं ठीक है, तो फिर हम वो आधार जो हमने उधार लिया हुआ उसे हम कैसे चुकाएं। तो वहां उसने अपनी बाकी कविता सुनाई कि घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जना, घी पी करके मेहनत करके उस उधार को लौटा दो। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ को सुनने से उत्प्रेरितः प्रेरित हुआ एका बालकोपि, एक बालक भी आशु कविताम रचयति, आशु कविताम मतलब स्वयं की कविता को रचयति बनाता है, हासपूर्वकम च श्रावयति, हासपूर्वकम हंसते हुए च और श्रावयति सुनाता है। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः, काव्य पाठ को सुनने से प्रेरित हुआ एक बालक भी अपनी कविता सुनाता है और अपनी कविता बनाता है और हंसते हुए सुनाता है। बालका बालक, श्रूयताम श्रूयताम भोः, सुनिए सुनिए, ममापि काव्यम मेरी भी कविता को। देखिए उसने क्या कविता सुनाई, गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम्। गजाधरम कविम, गजाधर कवि हैं, चैव और तुंदिलम तुंदिल भोज्यलोलुपम भोजन का लोभी है, यानी खाने का लोभी है, कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम्। क्या कहा, कालांतक वैद्य और चार्वाक को मेरा नमस्कार है। उसने कहा कि गजाधर कवि हैं और तुंदिल भोजन का लोभी है और कालांतक वैद्य और चार्वाक को मेरा नमस्कार है। काव्यम श्रावित्वा, कविता को सुना करके, हा 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 इति कृत्वा हसति, हा 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 करके हंसता है। अन्ये चापि हसन्ति, अन्ये चापि हसन्ति और अन्य लोग भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, सभी घर जाते हैं। आइए अब हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को देखते हैं। पहला है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। ऊपर, अधः, उच्चैः, नीचैः, बहिः, अलम, कदापि, अन्तः, पुनः, कुत्र, कदा, एकदा। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखें। मंजुषातः अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, दिए गए अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थान पूरा करो। अव्यय पद क्या होते हैं, अव्यय पद ऐसे पद होते हैं जो कभी परिवर्तित नहीं होते। कहने का तात्पर्य कि इन पदों को चाहे हम जिस लिंग में प्रयोग करें, चाहे पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में या नपुंसक लिंग में, या किसी काल में, वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल में, या किसी वचन में प्रयोग करें, ये हमेशा एक जैसे ही प्रयुक्त होते हैं, ये कभी भी परिवर्तित नहीं होते। तो अव्यय पद ऐसे पद होते हैं जो ना किसी लिंग में, ना किसी वचन में और ना किसी काल में परिवर्तित होते हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए 5 पद दिए गए हैं, इन्हें चुन करके यहाँ पे फिल करना है। वृक्षस्य खगाः वसन्ति, वृक्षस्य यहाँ पे आप फिल करेंगे ऊपरी। क्या फिल करेंगे, ऊपरी। वृक्षस्य ऊपरी खगाः वसन्ति, अर्थात वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं। नेक्स्ट है विवादेन, यहाँ पे फिल करेंगे अलम। यहाँ पे क्या फिल करेंगे, अलम। अलम विवादेन, शोर मत करो। नेक्स्ट है वर्षा काले गृहात मा गच्छ, यहाँ पे फिल करेंगे बहि। बारिश के समय घर से बाहर मत जाओ। मंचस्य श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति, यहाँ पे फिल करेंगे अधः। मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति,
मंच के नीचे श्रोतागण बैठे हुए हैं। नेक्स्ट है छात्रा विद्यालयस्य, यहाँ पे फिल करेंगे अंतः। छात्रा विद्यालयस्य अंतः प्रविशन्ति, छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अशुद्धम पदम चिनुत, अशुद्धम पदम चिनुत। यहाँ पे देखिए ये एक्सरसाइज में आपको क्या करना है कि जो अशुद्ध पद दिया गया है उसे चुन करके अलग लिखना है। पहला है गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। तो आपने पिछली कक्षा में गम धातु का रूप तैयार किया था जिसमें आपने पढ़ा हुआ था। तो आपको ध्यान होगा कि गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति में क्या अशुद्ध पद है? गमन्ति। रामेण, गृहेण, सर्पेण, गजेण, इन चारों में अशुद्ध पद क्या हो जाएगा? गजेण। नेक्स्ट है लतया, मातया, रमया, निशया, इन चारों में अशुद्ध पद क्या हो गया? मातया। लते, रमे, माते, प्रिय, इन चारों में अशुद्ध पद क्या है? माते। नेक्स्ट है लिखति, गर्जति, फलति, सेवति, लिखति, गर्जति, फलति, सेवति, इन चार में अशुद्ध पद क्या हो गया? सेवति। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। मंजुषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, नीचे समानार्थक पदों को चुनकर लिखो। प्राप्य, कुशलाह, हर्षस्य, देहस्य, वैद्यम, इनका लिखना है। प्राप्य का अर्थ होता है पाकर, इसका समानार्थक पद हो जाएगा लब्ध्वा। कुशलाह का दक्षाह, हर्षस्य अर्थात खुशी का, इसका हो जाएगा प्रसन्नतायाः। देहस्य का शरीरस्य, शरीर का। वैद्यम, वैद्यम का चिकित्सकम। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। दिया गया है अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। मंचे कति बाल कवयः उपविष्टाः सन्ति, मंचे कति, मंच पर कितने बाल कवि बैठे हुए हैं? आंसर हो जाएगा चत्वारः। नेक्स्ट है के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन शोर मचा रहे हैं? आंसर हो जाएगा श्रोतारः। नेक्स्ट है गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति, गजाधर किसे लक्ष्य करके कविता प्रस्तुत करता है? आधुनिकम वैद्यम। तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति, तुंदिल किसके ऊपर हाथ फेरता है? आंसर हो जाएगा तुंदस्य। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, संसार में बार बार क्या होते हैं? आंसर हो जाएगा शरीराणि। नेक्स्ट है किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके, क्या लेकर घी पीना चाहिए? आंसर हो जाएगा ऋणम। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। मंजुषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिम कुरुत, नीचे दिए गए पदों को चुन करके कथा की पूर्ति करो। देखिए यहाँ पे कुछ पद दिए गए हैं, आइए इनके अर्थ देख लेते हैं। नासिकायाम एव, नाक पर ही। वारम वारम, बार बार। खड्गेन, तलवार से। दूरम, दूर। मित्रता, मक्षिका, मक्खी। व्यजनेन, पंखे से। उपाविशत, बैठ गई। छिन्ना, कट जाना। सुप्तः, सोना, सोया हुआ। प्रियः, प्रिय। आइए अब देखते हैं। पुरा एकस्य नृपस्य एकः प्रियः वानरः आसीत्, हमने यहाँ पे क्या फिल किया था? प्रिया। पुरा बहुत पहले, एकस्य नृपस्य एक राजा का, एकः एक, प्रियः वानरः आसीत् एक प्रिय बंदर था। बहुत पहले एक राजा का एक बहुत प्रिय बंदर था। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्, एकदा एक बार, नृपः राजा, सुप्तः आसीत् सोया हुआ था। वानरः बंदर, व्यजनेन तम अविजयत, बंदर पंखे से झल रहा था, पंखा हाँक रहा था। तदैव, तभी, एका मक्षिका, एक मक्खी। नृपस्य नासिकायाम, नृपस्य नासिकायाम, राजा के नाक पर उपाविशत बैठ गई। यद्यपि वानरः, यद्यपि बंदर, वारम वारम, बार बार, व्यजनेन ताम निवारयति स्म, व्यजनेन पंखे से, ताम उसे, निवारयति इसमें हटा रहा था। यद्यपि बंदर बार बार पंखे से उसे हटा रहा था।
तथापि फिर भी सा वह पुनः पुनः बार बार नृपस्य नासिकायाम एव उपविशति स्म, बार बार राजा के नाक पर बैठ जा रही थी। अंते सह मक्षिकाम हंतुम, अंत में सह वह मक्षिकाम हंतुम, मक्खी को मारने के लिए खड्गेन तलवार से प्रहारम अकरोत, प्रहार किया। अंत में उसने मक्खी को मारने के लिए तलवार से प्रहार किया। मक्षिका तो उड्डीय दूरम गता, मक्खी तो उड़ करके दूर गई। किंतु खड्ग प्रहारेण, लेकिन खड्ग प्रहार से नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत, राजा की नाक कट गई। अतएव उच्यते, अतः कहा गया है, मूर्ख जने सह मित्रता नोचिता, मूर्ख जने सह, मूर्ख लोगों के साथ मित्रता न उचिता, अर्थात उचित नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में लिखेंगे। हैव अ नाइस डे।